Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to discuss about the section 3 and section 4 of the Indian Evidence Act 1872. आपने देखा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन इन सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को डिस्कस किया था। इस क्लास में मैं सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को डिस्कस करूँगी। अब देखते हैं सेक्शन 3 जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज की बात करता है, यानी कि डेफिनेशंस। सेक्शन 3 के अंदर टोटल 10 वर्ड्स को डिफाइन किया है। अगर आपको सेक्शन याद नहीं रहते हैं तो आप इंटरलिंक करके याद करिए, इंटरलिंक करके उनको समझिए। जैसे कि अभी मैं सेक्शन 3 को इंटरलिंक करती हूँ। कैसे याद करना है कि अगर कोई ऑफेंस हुआ है, कोई भी ऑफेंस होता है तो हम कहाँ जाएंगे केस लेके? कोर्ट में। तो सबसे पहला वर्ड एक्सप्लेन किया है कोर्ट। अगर जब हम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में क्या रखे जाते हैं? तथ्य, यानी कि फैक्ट। फैक्ट दो प्रकार के होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट एंड फिजिकल फैक्ट। जब हम कोर्ट में तथ्य रखते हैं तो वो होते हैं रिलेवेंट फैक्ट, जिसे हिंदी में कहा जाता है सुसंगत तथ्य। और दूसरे होते हैं फैक्ट इन इशू, जिन्हें हिंदी में कहते हैं विवादक तथ्य। जब हम फैक्ट कोर्ट में रखते हैं तो बेस्ट एविडेंस रूल कहता है हर दशा में सर्वोत्तम साक्ष्य रखा जाना चाहिए। बेस्ट एविडेंस शुड बी प्रोड्यूस्ड इन ऑल द केसेस। तो बेस्ट एविडेंस क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी कि दस्तावेज। जो हमारी 5वीं परिभाषा है वो है डॉक्यूमेंट की। समझना बहुत ईजी है, आसान है, मैं आपको लिंक करके बता रही हूँ। सबसे पहले आएगा डॉक्यूमेंट में रखे जाएंगे फैक्ट और फैक्ट एंड रिलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू। कैसे रखे जाएंगे? डॉक्यूमेंट में जब कोर्ट में डॉक्यूमेंट साबित करेंगे, यही बन जाएंगे हमारे एविडेंस। यानी कि 6वीं परिभाषा हमारी है साक्ष्य की, एविडेंस शब्द की। जो साक्ष्य कोर्ट में रख दिए जाएंगे, जब साक्ष्य हमारे कोर्ट में रख दिए जाएंगे तो या तो वो साबित होंगे या ना साबित होंगे। तो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है प्रूव्ड एंड डिसप्रूव्ड। अगर हम मान लेते हैं एविडेंस कोर्ट में रखा ही नहीं गया तो क्या होगा? तो मामला साबित नहीं होगा, वो हो गया नॉट प्रूव्ड। और सब कहाँ होगा? हमारे इंडिया में। तो 10 नंबर पर डेफिनेशन है इंडिया की। अगर आप ऐसे इंटरलिंक करके एक सेक्शन को दूसरे सेक्शंस के साथ लिंक करके समझेंगे तो समझना बहुत इजी हो जाएगा और सब आपके फिंगर टिप्स पर होंगे। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं अपना जो वर्ड इसमें डिफाइन किए हैं उनको हम देखते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहला वर्ड दिया है कोर्ट। तो व्हाट इज कोर्ट? कोर्ट क्या है? कोर्ट में कौन कौन इंक्लूड किया गया है? कोर्ट में किया है ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट, और जो लीगल ऑथराइज्ड पर्सन है उनको कोर्ट के अंदर इंक्लूड किया है। और किसको इंक्लूड नहीं किया है? आर्बिट्रेटर को। जो मैंने पहले प्रीवियस क्लास में अपनी में बताया कि आर्बिट्रेशन पर हमारा एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो हमारा फर्स्ट हमारी डेफिनेशन किसकी है? कोर्ट की। अब हम देखते हैं अपना कि हमारा सेकंड डेफिनेशन क्या है। सेकंड डेफिनेशन है हमारा फैक्ट। व्हाट इज फैक्ट? तो फैक्ट क्या होते हैं? ये एक बहुत ही टेक्निक वर्ड है कि व्हाट इज फैक्ट। फैक्ट क्या होता है? जैसे कि राइट नाउ आई एम टेकिंग अ लेक्चर, दिस इज अ फैक्ट। कि मैं क्लास ले रही हूँ, दिस इज अ फैक्ट। राइट नाउ आई एम टेकिंग अ लेक्चर। स्टूडेंट आर लिसनिंग, दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट। एंड राइट नाउ आई एम अ लॉयर, दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट। एवरीथिंग इज फैक्ट। ये मैं प्रिज्यूम कर सकती हूँ कि इतने सारे एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि फैक्ट क्या होते हैं, यानी कि सब कुछ फैक्ट है। एवरीथिंग इज फैक्ट। अब हम देखते हैं फैक्ट इन इशू। विवादक तथ्य क्या होते हैं? विवादक तथ्य क्या होते हैं? तो फैक्ट इन इशू यानी कि फैक्ट इन इशू को दो टाइप से हम समझ सकते हैं कि फैक्ट इन इशू एक होता है क्रिमिनल में होगा और सिविल में होगा। तो क्रिमिनल में कैसे होगा? इसमें एसेंशियल देखे जाएंगे, इसके ऑफेंस के एसेंशियल देखे जाएंगे। जैसे क्रिमिनल में
कोई भी ऑफेंस हुआ तो उसके एजेंशियल होंगे। फॉर एग्जाम्पल मर्डर प्रूव करना है, अगर किसी इंसान का मर्डर हुआ और वो हमको प्रूव करना है तो कैसे करेंगे? तो मैं इन तीन चीज़ों को हम देखेंगे। पहला होगा हमारा इंटेंशन था, आप उसका इंटेंशन था। सेकंड देखेंगे कॉज ऑफ एक्शन, और थर्ड है डेथ। इंटेंशन भी था, कॉज ऑफ एक्शन भी हुआ, डेथ भी हुआ, तो यानी कि हो गया फैक्ट इन इशू क्रिमिनल केस में। अगर सिविल केस में हम देखें तो सिविल केस में हमारा क्या होगा? सिविल केस में राइट और वॉयलेशन, यानी कि वॉयलेट, अगर राइट और वॉयलेट इन दोनों को, एक होता है राइट और एक होता है वॉयलेशन, अगर ये दोनों प्रूव कर देते हो तो बन जाता है फैक्ट इन इशू इन सिविल केस। तो अब हम देखते हैं कि रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा रिलेवेंट फैक्ट। तो व्हाट इज रिलेवेंट फैक्ट? कि आप एक फैक्ट नहीं, मतलब रिलेवेंट फैक्ट को हम एक फैक्ट से नहीं रिलेवेंट कर सकते हैं, इसके लिए दो फैक्ट होने चाहिए। जैसे कि मैं अब इस क्लास में आपको किस, अगर मैं अपनी इस क्लास में एविडेंस उस हिंदू मैरिज एक्ट की स्टोरी बताती हूँ तो रिलेवेंट है? नहीं रिलेवेंट है। लेकिन उसके सेक्शन को इससे रिलेवेंट करती हूँ कि इस स्टोरी को सुनाने का मेरा पर्पज़ ये था कि आप इसके सेक्शन 13 के एविडेंस देंगे तो आप इसमें जो उसमें डाइवोर्स की बात करता है तो ये रिलेवेंट होंगे, तो हम इसको ऐसे लिंक करके बता सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट में आपको हिंदू मैरिज एक्ट का बताती हूँ तो वो रिलेवेंट नहीं है। तो इसके लिए हमको दो फैक्ट को देखना होगा। सेक्शन 6 टू सेक्शन 55 ऑल आर दी रिलेवेंट फैक्ट। सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 55 तक जो दिया है वो सब क्या है हमारा? वो है हमारे सब रिलेवेंट फैक्ट। जैसे ए और बी, यानी कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए है और बी है। ए चाहता है बी का मर्डर करना, ए बी का मर्डर करना चाहता है, तो उसने प्रिपरेशन की, अपने दिमाग में उसने सोचा, उसने पहले उसने गन ली, फिर उसने बुलेट्स ली, फिर उसने मर्डर कर दिया। तो ये क्या रिलेवेंट हुआ? गन लेना रिलेवेंट है, बुलेट्स लेना रिलेवेंट है, फिर उसने मर्डर कर दिया। तो ये क्या है? ये रिलेवेंट फैक्ट है। ऑल आर रिलेवेंट ऑफ दिस केस। अब नेक्स्ट डेफिनेशंस हम अपनी देखते हैं। डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट हमारे होते हैं जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट हुआ, जैसे कोई डॉक्यूमेंट टू एविडेंस को हम देंगे, किसके रूप में देंगे? डॉक्यूमेंट में। सबसे बेस्ट एविडेंस है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सेकंड है हमारा ओरल एविडेंस। यानी कि कुछ भी, कोई भी जो कागज़ है उसको हम डॉक्यूमेंट एविडेंस कहते हैं और ओरल एविडेंस भी कहते हैं। जैसे कि किसी की प्रॉपर्टी है, किसी का एक घर बना हुआ है, तो उसके अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर को लेके, तो उस घर का क्या दिखाया जाएगा? वसीयत दिखाई जाएगी। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और दूसरा थर्ड पर्सन उसमें आके इंक्लूड होता है, बोलता है कि मेरा भी इसमें शेयर है, तो वो हो गया, बस उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो बोलता है, तो वो हो गया हमारा ओरल एविडेंस। ओरल, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड ओरल एविडेंस। अब हम नेक्स्ट अपना देखते हैं कि व्हाट इज एविडेंस। एविडेंस क्या होते हैं? तो एविडेंस, हम अपना एविडेंस शब्द को देखते हैं। व्हाट इज एविडेंस? एविडेंस का मीनिंग होता है टू मेक थिंग्स एविडेंट क्लियर, यानी कि जो भी कुछ है उसको क्लियर करना एविडेंस को। जैसे ए एंड बी कहते हैं, ए कहता है ये एक प्रॉपर्टी है, ए कहता है कि इसका ओनर मैं हूँ और बी कहता है कि इसका ओनर मैं हूँ। तो कैसे साबित करेंगे? कोर्ट में जाएंगे तो जज को कैसे पता लगेगा कि ये रियल ओनर कौन है इसका? तो ए और बी को क्या देना होगा? एविडेंस। अगर जिसके पास सफिशिएंट एविडेंस होंगे वो प्रॉपर्टी उसी की हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम एविडेंस में एक केस भी है, एक लैंडमार्क जजमेंट दिया हुआ है हमारे में। केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस
प्रफुल्ल बी देसाई 2003 का केस है ये। The Honorable Supreme Court held that the definitions of evidence clearly suggest that it is an exhaustive definition whenever in a definition the words means and includes are used. It is an indication of the fact that the definition is hard and fast definition. No other meaning can be assigned to the word or expression. There are two kinds of evidence, state of witness and documentary evidence. इसमें बताया है कि एविडेंस एक्ट की जो डेफिनेशन है वो एग्जॉस्टिव है, यानी कि अपने आप में पूर्ण है, सफिशियंट है। अब नेक्स्ट हम अपना देखते हैं प्रूव्ड। प्रूव व्हाट इज प्रूव्ड? प्रूव्ड क्या होता है? प्रूव्ड होता है जैसे कि अगर कोई भी केस है, जैसे अभी गया, अगर मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ, अगर ए बोलता है कि मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ, बी बोलता है मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ, तो ए ने जो डॉक्यूमेंट दिए, एविडेंस कोर्ट में पेश किए, जो दस्तावेज कोर्ट में पेश किए, साक्ष्य दिए, अगर उससे कोर्ट सफिशिएंट हो जाती, अग्री हो जाती है, तो उसे बोलेंगे प्रूफ, यानी कि ये प्रूव हो गया कि ये प्रॉपर्टी इसकी है। अब हमारा नेक्स्ट है डिस्प्रूव्ड। डिस्प्रूव्ड होता है जैसे कि ए कहता है कि ए कह रहा है कि ये बाइक मेरी है और बी कह रहा है ये बाइक मेरी है, और बाइक, लेकिन दोनों बाइक किसकी है? और ए की बाइक है और बी बोल रहा है उससे कि ये बाइक मेरी है, तो अगर बाइक ए की है तो डॉक्यूमेंट भी ए के पास होंगे। तो अगर ए डॉक्यूमेंट देता है और बी नहीं दे पाता है तो वो हो जाएगा डिस्प्रूव्ड, यानी कि कोर्ट मान जाएगी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। थर्ड आता है हमारा नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड, ना आप प्रूव कर पाए और ना दूसरी पार्टी प्रूव कर पाई, वो हो जाएगा डिस्प्रूव्ड, यानी कि 50-50 हो गया, तो वो हो गया डिस्प्रूव्ड। ना तो आपने प्रूव किया ना उसने प्रूव किया। जैसे ए और बी ने सी की बाइक चोरी कर ली, ए और बी ने सी की बाइक चोरी करी, उसके बाद दोनों लड़ते हैं कि ये बाइक मेरी है, ये बाइक मेरी है, मैं लूँगा को केस पहुंच जाता है कोर्ट में। तो कोर्ट कहती है कि आप एविडेंस दीजिए, जिसके पास उस बाइक के डॉक्यूमेंट होंगे वो बाइक उसी की है। ना तो ए दे पाता है ना बी दे पाता है, तो वो क्या हो गया? नॉट प्रूव्ड। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशंस हम अपनी देखते हैं, वो है इंडिया। तो जो कुछ भी इतना हुआ, कोर्ट, फैक्ट इन इशू, रिलेवेंट फैक्ट, एविडेंस, डॉक्यूमेंट, प्रूव, डिसप्रूव्ड, ये सब कहाँ होंगे? इंडिया में। इंडिया क्या है? इंडिया की जो टेरिटरी है वो है हमारा इंडिया, यानी कि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट। अब हम देखते हैं इसका सेक्शन 4 क्या कहता है। तो हमारा सेक्शन 4 कहता है, अभी सेक्शन 3, हमने सेक्शन 3 अपना कवर किया। अब हम देखते हैं सेक्शन 4। हमारा सेक्शन 4 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 4 बेसिकली हमको प्रेजम्पशन बताता है। सेक्शन 4 बताता है प्रेजम्पशन, यानी कि मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, और थर्ड है कंक्लूसिव प्रूफ। ये हो गया कंक्लूसिव प्रूफ। तो मे प्रिज्यूम डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, इसमें कोर्ट की मर्जी है वो माने या ना माने, लेकिन बर्डन आपके ऊपर है कि कोर्ट मानेगी या ना मानेगी, इसका बर्डन आपके ऊपर है कि आप कैसे बता पाते हो। और ये सब कुछ प्रूव करने के बाद कोर्ट की मर्जी है वो माने या ना माने। और थर्ड है हमारा सेल्फ प्रिज्यूम डिस्क्रिशन नहीं है, मैंडेटरी है, आपको प्रिज्यूम करना ही होगा।
और थर्ड है हमारा कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ कहता है अगर आपने सब कंडीशंस को फिल कर दिया है तो ये कंक्लूसिव प्रूफ बन जाता है। इसे ये इररिबिटेबल प्रिजम्पशन है। मे प्रिज्यूम क्या है? रिबिटेबल है, ये चेंज हो सकता है। और सेल प्रिज्यूम ये मैंडेटरी है और ये इररिबिटेबल है। जैसे इसको ऐसे हम ऐसे समझते हैं एक एग्जांपल से, जैसे 2 + 2 = 4। 2 + 2 = 4 होता है। तो 4 को चेंज करने के लिए कोर्ट में एविडेंस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 2 + 2 = 4 ही होता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 112 इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंक्लूसिव प्रूफ। बेस्ट एग्जाम्पल है ये कंक्लूसिव प्रूफ का, सेक्शन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा व्हाट इज सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। अब देखते हैं कोर्ट में जो लीगल पर्सन है जिनको अथॉरिटी दी है वो है उसको वही जो लीगली ऑथराइज्ड हैं वो उसके अंदर वो हो गया कोर्ट। और सेकंड हमारा क्या है? फैक्ट। एवरीथिंग इज फैक्ट एंड रिलेवेंट फैक्ट के एक केस से दूसरा कुछ रिलेवेंट है उसे बोलेंगे। एक चीज से दूसरा भी लिंक होना, यानी कि दो रिलेवेंट फैक्ट को प्रूव करने के लिए 2 प्रूफ फैक्ट की ज़रूरत है, यानी कि नेसेसरी है। और सेकंड लास्ट है हमारा फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू क्या होता है? विवादक तथ्य। और फिर हुआ डॉक्यूमेंट, यानी कि ओरल डॉक्यूमेंट। एंड ओरल और डॉक्यूमेंट को हम दे सकते हैं, जैसे अभी निर्भया रेप केस, उसके बाद IPC CRPC एंड एविडेंस में अमेंडमेंट हुए, जिसमें ओरल डॉक्यूमेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं एविडेंस। एविडेंस क्या होते हैं? जो एविडेंस कोर्ट में प्रूफ किए जाते हैं वो होते हैं एविडेंस। सेकंड ये है प्रूफ्ड, जो प्रूव हो गया। और डिसप्रूव्ड कोर्ट मान जाएगी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नॉट प्रूफ्ड, ना तो आपने प्रूव किया ना सेकंड पार्टी ने प्रूव किया, ये हो गया डिसप्रूव्ड। अब हमारा लास्ट वन है इंडिया। इंडिया की जो टेरिटरी के अंदर आता है उसे इंडिया बोलते हैं। और उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 4 मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। आई होप आपको ये समझ आया होगा व्हाट इज सेक्शन 2 एंड 3, सेक्शन 1, 2, 3 एंड 4। If you have any query you can ask me in comment box. I will reply definitely. Thanks everyone. Keep watching and keep